सब लोग ध्यानपूर्वक सुने, जिन लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ नहीं बताया मैंने एक्स्ट्रा, ये बताया, देखो मैंने सबसे पहले ये बताया कि अगर कोई चार्ज सपोज कर दो कोई चार्ज है, जैसे ये Q1 है और ये क्या है Q2 है, ये चार्ज है और मीडियम में ये 2 मीटर की सेपरेशन पे R इक्वल टू 2 मीटर की सेपरेशन पे है एक मीडियम में, और उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, वो है 4। उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है 4, ठीक है, ER। तो अभी इस मीडियम पे फोर्स कितना होगा, तो इस मीडियम पे जो अभी इस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो चार्ज ऑन फोर्स कौन सा, Q1 ऑन Q2, मतलब Q1 Q2 को या तो रिपेल कर रहा होगा या अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि दोनों सेम नेचर का है, मतलब दोनों प्लस प्लस है या प्लस माइनस है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर दोनों सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो वही जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इस मीडियम के अंदर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं 1/4πε, और परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी से ही मल्टीप्लाई होता है इनटू Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाता है, R²। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर सेम चार्ज, यही सेम चार्ज को वैक्यूम में डाला जाए, मतलब वैक्यूम में डाला जाए, तो उनके बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए ताकि इतना ही फोर्स लगे, यही फोर्स लगे, मतलब वैक्यूम में उनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε Q1 Q2, और ये R इफेक्टिव का स्क्वायर, ये हो जाएगा वैक्यूम में फोर्स। हम पूछ रहे हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो हमें बदलाव किसमें करना पड़ेगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा कि वैक्यूम में उसे कितने सेपरेशन पे डाला जाए, तो उसको मैं से निकाल सकते हैं। देखो वैक्यूम में जो फोर्स है वो है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यही जो मीडियम का फोर्स है, फोर्स ऑन मीडियम जो है ये है 1/4πε इंटू क्या करो Q1 Q2, और इस ER पे लगा दो रूट, इस ER पे लगा दो रूट और इसे कर दो स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंटू क्या कर दो, R² कर दो। अब इसको लिख दो 1/4πε Q1 Q2 एंड रूट ओवर ER इंटू R का स्क्वायर, इंटू R का स्क्वायर। अब देखो ये इसी फॉर्मेट में आ गया, ये जो आ गया ये इसी फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे R इफेक्टिव के बदले कितना है, R इफेक्टिव बदले ये है, मतलब यहाँ से हम कहेंगे कि R इफेक्टिव कितना है, रूट ओवर ER इंटू R। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस चार्ज को Q1 और Q2 को, जो कि कहाँ था, एक मीडियम में था, जिसकी परमिटिविटी कितनी थी रिलेटिव वाली, वो थी 4, और अगर मैंने उसको सेपरेशन कितने पे रखा था, 2 मीटर पे रखा था, तो उस वक्त जो इस मीडियम में फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स वैक्यूम में लगने के लिए उसको कितने सेपरेशन पे रखना पड़ेगा, रूट ओवर ER इंटू R। मतलब किस एग्जांपल में देखा जाए तो रूट ओवर 4 इंटू R, मतलब 4 मीटर की गैप पे रखेंगे इसको, यहाँ पे R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4 मीटर की सेपरेशन पे रखेंगे, तो उस वक्त जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा होगा और सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को मीडियम में रखा जाए कितने पे, 2 मीटर पे, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 4, तो उस वक्त जो फोर्स लग रहा होगा मीडियम में, दोनों फोर्स क्या होगा, सेम होगा, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, ये हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट आया कि अब पूरा का पूरा मीडियम नहीं है और पूरा का पूरा वैक्यूम नहीं है, वही चार्ज हमने लिया यहाँ पे, ये हमने लिया Q1 लिया, ये Q1 लिया और Q2 लिया, Q1 Q2 लिया, इसके बीच में कुछ जगह तक कितना तक, मान लो T दूरी तक मीडियम रखा गया है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, ER, और एक्चुअल में इन दोनों के बीच का पूरा सेपरेशन कितना है, R, और बाकी पोर्शन कितना है, वैक्यूम, मतलब ये पोर्शन क्या है, ये है वैक्यूम, ये है वैक्यूम। तो इसमें सेपरेशन कितना रहेगा, ये रहेगा R माइनस T। अब इसमें इस वक्त दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो हम लिखेंगे कि वैक्यूम में तो अलग तरीके से फोर्स लगेगा, मीडियम में अलग तरीके से फोर्स लगेगा, तो क्यों ना पूरे को हम वैक्यूम के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दें। तो वैक्यूम के इक्विवेलेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे,
वैक्यूम के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने के लिए ये जो मीडियम है, इस मीडियम को हटा के वैक्यूम में इसके इक्विवेलेंट कितना फोर्स लगेगा निकाल लेंगे। तो अगर मीडियम में टी थिकनेस होता है तो वैक्यूम में कितना होता है, रूट ओवर ई आर इंटू टी थिकनेस। मतलब यही इस पे सेम इक्विवेलेंट वैक्यूम में जो आ जाएगा वो रूट ओवर ई आर इंटू टी आ जाएगा। और ऑलरेडी वैक्यूम में कितना है, ऑलरेडी वैक्यूम में आर माइनस टी, मतलब आर माइनस टी। इसका मतलब ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जिसके कुछ पार्ट में मीडियम है कुछ पार्ट में वैक्यूम है, इसको पूरा वैक्यूम में रखा जाए तो कितना माना जाएगा, वो माना जाएगा टोटल सेपरेशन जो माना जाएगा इसके बीच में, जो आर इफेक्टिव लेंगे वो आर इफेक्टिव हो जाएगा दिस प्लस दिस, वो हो जाएगा रूट ओवर ई आर इंटू टी प्लस आर माइनस टी। इतने सेपरेशन पे ये कहाँ माना जाएगा, वैक्यूम माना जाएगा। तो इतने सेपरेशन में वैक्यूम माना जाएगा तो फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन ए आर इफेक्टिव तो कितना, रूट ओवर ई आर इंटू टी प्लस आर माइनस टी का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा। ये कब हम इस्तेमाल करेंगे, ये हम इस्तेमाल करेंगे जब इसको कहाँ डाला गया है, कुछ पोर्शन इसका मीडियम में है और कुछ पोर्शन इसका वैक्यूम में। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाफ पार्ट, इसका जो हाफ पार्ट है, मतलब मान लो इसके बीच की सेपरेशन कितनी रही होगी, इसके बीच की सेपरेशन आर रही होगी, तो r/2 पार्ट इसमें मीडियम है जिसकी परमिटिविटी कितनी है, 4 है, एंड r/2 पार्ट क्या है, वैक्यूम है। अब इस पे चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। और ये भी दिया गया है कि जब उसको r सेपरेशन पे रखा गया था, कहाँ पे, वैक्यूम में रखा गया था, इन दोनों चार्ज को Q1 Q2 को रखा गया था, तो दोनों के बीच में जो फोर्स था वही कोई एक पे, वो कितना था, F था। मतलब F की वैल्यू थी, F क्या था, F वैक्यूम था, वो F वैक्यूम की वैल्यू थी जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी थी, F थी। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो इसमें फोर्स लगाने के लिए निकाल लोगे यहाँ पे कि फोर्स जो हो जाएगा, अब नेट, इसका नाम नेट देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा K Q1 Q2, और अब यहाँ पे सेपरेशन कितना लेंगे, तो अब सेपरेशन जो लेंगे हम वो लिखेंगे कितना, रूट ओवर ई आर इंटू r/2 प्लस ये कितना r/2, ये सेपरेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ई आर इंटू r/2 प्लस r/2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया K Q1 Q2, और ई आर की वैल्यू कितनी है, ई आर की वैल्यू 4 है, हम डाल देंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर 4 इंटू r/2 प्लस r/2 इसका होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया K Q1 Q2 अपॉन ये यहाँ पे हो गया r प्लस r/2 जो कि 3r/2, मतलब 9/4 r स्क्वायर। अब इसमें से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये क्या है, यही हमारा F वैक्यूम है, तो F नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा F 9/4 और 4/9 F आ जाएगा। आई थिंक अब जो लोगों को भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लिमिटेशन, कूलम फ्लो का आखिरी पड़ाव है। नेक्स्ट है इसमें लिमिटेशन ऑफ कूलम फ्लो। लिमिटेशन ऑफ कूलम कूलम लॉ की क्या लिमिटेशन, तो इसकी बात 2 लिमिटेशन है और वो ऑलरेडी इसमें से तुम्हें एक पता ही है, इनफैक्ट दोनों ही पता है। पहला क्या है कि कूलम लॉ अप्लाई होता है पॉइंट चार्ज पे, कि पहला लिमिटेशन ये है, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। पहला लिमिटेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब कूलम लॉ हमेशा ऐसा चार्ज
जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। और पॉइंट चार्ज कब माना जाएगा? जब उस चार्ज का डायमेंशन जो भी उसके आसपास की चीजें हैं उस सराउंडिंग के डायमेंशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? काफी कम होना चाहिए, या फिर दोनों के बीच में सेपरेशन है उस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में उसके डायमेंशन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि मान लो ये एक स्फीयर होता है और ये भी एक कंडक्टिंग स्फीयर होता। इसकी रेडियस अगर हम 2 मीटर मान लेते, इसकी रेडियस 3/2 मीटर मान लेते और इसके बीच की सेपरेशन हम 100 मीटर मान लेते, 100 मीटर। अब 100 मीटर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर एंड 3/2 मीटर क्या है? काफी कम है। तो अब ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर ये 2 मीटर होता, ये 3/2 मीटर होता और इसके बीच की सेपरेशन जो है 10 मीटर होती, तो उस केस में ये पॉइंट चार्ज नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि 10 के रेस्पेक्ट में 2 जो है इसका अच्छा खासा परसेंटेज है, 2 इसका 20% है और ये कितना है? 15% है। तो उस केस में क्या है? उस केस में पॉइंट चार्ज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें काफी लार्ज सेपरेशन की बात करें तो उस केस में ये पॉइंट चार्ज माना जाएगा। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन ऑफ पॉइंट चार्ज कि कूलम्स लॉ अप्लाई, कूलम्स लॉ apply on point charge configuration लार्ज ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। इट कैनॉट बी अप्लाई ऑन एक्सटेंडेड और लार्ज ऑब्जेक्ट। इट कैनॉट बी अप्लाई एक्सटेंडेड और लार्ज ऑब्जेक्ट। अब कई बार ये पूछ सकता है क्यों ये लार्ज ऑब्जेक्ट पे क्यों अप्लाई नहीं हो सकता? ये चीज लॉजिकली क्वेश्चन है, पूछ सकता है, रीजनराइजेशन या कुछ ऐसे पूछ सकता है कि लार्ज पे अप्लाई क्यों नहीं हो सकता। तो कोई बता सकते हो कि लार्ज ऑब्जेक्ट पे अप्लाई क्यों नहीं होगा? अरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे ये क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्या बता सकते हो? जब हम हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स बगल में लाएंगे तो इंडक्शन की वजह से ये कुछ और हो सकता है। हाँ, होगा कि हाईली नहीं, मतलब सिंपल चार्ज ऑब्जेक्ट भी लाओ। सिंपल चार्ज ऑब्जेक्ट जब आसपास आ जाएगा, बिल्कुल आसपास एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा, मतलब वो एक बड़ा चार्ज ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? ड्यू टू इंडक्शन तो सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो जाता है। हटाएं इस चीज को यहाँ से, वो बताते हैं अभी। यस सर। देखो ये जो है क्यों नहीं होता समझना है इसको। सपोज करो एग्जांपल में सपोज करो कि हमने क्या किया कि हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट ये ले लिया और एक चार्ज ऑब्जेक्ट ये ले लिया, 2 चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया। पहले ये दोनों बहुत दूर था, बहुत दूर इनफाइनाइट सेपरेशन। जब ये पहले दोनों बहुत दूर था, मान लो बहुत दूर इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, तो क्या रहा होगा? और दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज, इस पे मान लो प्लस चार्ज, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, प्लस चार्ज। और इस पे भी क्या है? प्लस चार्ज। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर, ठीक है। और सेंट्रल गैप जो है इन दोनों के बीच में, सेंट्रल गैप जो है वो आर, और आर जो है वेरी लार्ज,
तो वेरी लार्ज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा ये, और पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने पे ये क्या होगा, हम मानेंगे कि ये जो पूरा का पूरा चार्ज है, ये पूरा का पूरा चार्ज इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कि उस समय फोर्स जो होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा, उस समय एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे इफेक्ट जो होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा, काफी कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो चार्जेज, मतलब यहाँ जो चार्जेज हैं वहाँ चार्जेज वो इन चार्ज के बीच में, मतलब ये स्फीयर अगर 1 है, ये स्फीयर 2 है, तो स्फीयर 1 का जो चार्ज है वो स्फीयर 2 के चार्ज के कारण जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा जो इनका आपस के बीच में होगा। उस समय चार्ज दोनों स्फीयर में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम कह सकते हैं उस समय सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे होगा, उस समय सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो यहीं पे होगा, यहीं पे, इस पॉइंट पे, और इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे। तो मान लो ये जो है Q1 चार्ज है और ये जो है Q2 चार्ज है, तो अब Q1 का Q2 पे और Q2 का Q1 पे अगर फोर्स पूछेगा तो उस फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वही K Q1 Q2 अपॉन कितना, जो इन दोनों चार्ज के बीच में गैप है। मतलब ये चार्ज कहाँ पे माना जाएगा, ये चार्ज जो है इसका सेंटर ऑफ चार्ज हो जाएगा बिल्कुल सेंटर ऑफ स्फीयर पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर पे आएगा। तो यहाँ जो ये आ जाएगा यही हमारा कूलम्बिक फोर्स हो जाएगा अगर दोनों लार्ज स्केल पे। लेकिन जब दोनों को हम पास ले आते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, नजदीक ले आते हैं, पास ले आते हैं, तो क्या होगा, तो सपोज करो अब दोनों को हम पास पास ले आए, दोनों को हम क्या, एक को यहाँ पे ले आए और एक को यहाँ पे ले आए, पास पास आ गया। अब दोनों जब पास पास आ गया तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इस पे मान लो ये स्फीयर 1 है और ये स्फीयर 2 है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज था, अब दोनों नजदीक आ गया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन के कारण ये दोनों का जो सेंट्रल गैप, ये दोनों का सेंट्रल गैप कितना, ये दोनों का सेंट्रल गैप R। तो ड्यू टू रिपल्सन क्या होगा कि इधर नजदीक में ज्यादा चार्ज नहीं होगा, इधर जो है ज्यादा चार्ज नहीं होगा, इसमें भी इधर जो है ज्यादा चार्ज नहीं होगा, कम चार्ज होगा, और ड्यू टू रिपल्सन इस इंड पे हर के चार्ज आ जाएगा, इस इंड पे हर के पूरा चार्ज की डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, इसकी भी इस इंड पे क्या हो जाएगी, चार्ज की डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि दोनों स्फीयर अब जो है एक दूसरे के चार्ज को रिपेल करेगा तो इसी स्फीयर पे चार्ज दोनों के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे जाएंगे। तो इस इंड पे जो फार इंड होगा उस पे चार्ज कंसंट्रेट हो जाएगा, और चार्ज जहां पे कंसंट्रेट होगा तो सेंटर ऑफ चार्ज, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास जैसा ही होता है, सेंटर ऑफ चार्ज अब यहाँ पे ना आके, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उधर, तो अब सेंटर ऑफ चार्ज होगा मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम हम P1 देते हैं, और इसमें कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम हम P2 देते हैं, इस तरीके से। तो हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, F कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, वो तो हम ये मान के अप्लाई करेंगे कि दोनों जो स्फीयर है उसके बीच का सेंट्रल गैप, तो हम जो अप्लाई करेंगे K Q1 Q2 अपॉन कितना, ये R² आ जाएगा, ये हम अप्लाई करेंगे। लेकिन F एक्चुअल जो होगा, F एक्चुअल कितना होगा, F एक्चुअल की जो वैल्यू होगी, F एक्चुअल की वैल्यू वो हो जाएगी K Q1 Q2, और अब जो एक्चुअल में चार्ज के बीच में सेपरेशन है, तो मान लो उसका नाम हम देते हैं R इफेक्टिव, नाम देते हैं R इफेक्टिव, तो वो कितना हो जाएगा, R इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि R इफेक्टिव जो है वो ग्रेटर देन क्या है, वो R के, तो 1/R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1/R के हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी इससे स्मॉलर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब 1/R इफेक्टिव का स्क्वायर स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, 1/R स्क्वायर के। अब क्या करो, दोनों में K Q1 Q2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हम K Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव स्क्वायर स्मॉलर देन K Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव, सारा का सारा टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो इनफिनिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रह जाएगा। तो R इफेक्ट तो क्या हो गया, ये तो हो गया वही ना एक्चुअल, जो एक्चुअल फोर्स है, एक्चुअल फोर्स वो स्मॉलर देन हो गया जो कूलम्बिक हम कैलकुलेट किया उसके मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। तो देख सकते हो इसमें, अब इसमें एरर आ गया, इसमें गलती आ गया कि फार्मूला तो हमें ये फोर्स दे रहा है, एक्चुअल जो आया वो क्या आया है, फार्मूले वाला से कम आया है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, तो ये फोर्स जो है
एक्चुअल फोर्स के इक्वल नहीं। yes, समझ में आया? यस सर। अच्छा, निगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव होगा, उस केस में क्या होगा? एक्चुअल फोर्स जो फार्मूला फोर्स से कम की ज्यादा? एक्चुअल ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल ज्यादा हो जाएगा, क्यों ज्यादा होगा? तो इसको देखो, हटाते हैं हम। सेंटर ऑफ मास टुवर्ड सरफेस आ जाएगा। ये इस केस में है कि मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे काफी ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में रिपल्सन अट्रैक्शन होगी, इसके बीच में अट्रैक्शन, इधर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो अब जो शिफ्टिंग है मास का, सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? नजीक हो जाएगा। तो अब आर इफेक्टिव जो है, अब आर इफेक्टिव कम हो जाएगा और एक्चुअल आर क्या रहेगा? एक्चुअल आर ज्यादा रहेगा। तो आर इफेक्टिव जो है वो स्मॉलर देन आर आ जाएगा। तो यहाँ से 1/r इफेक्टिव ग्रेटर देन 1/r आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू भी ग्रेटर हो जाएगी, k q1 q2 r इफेक्टिव ग्रेटर देन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो if एक्चुअल की वैल्यू ग्रेटर देन if कैलकुलेट, जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड वाइज, ये हो जाएगा, सेम नहीं आएगा। तो कभी भी सेम नहीं आएगा, एक में ज्यादा और एक में कम होगा। सिमिलर चार्ज होगा उसमें एफ एक्चुअल कम हो जाएगा, डिसिमिलर चार्ज होगा उसमें एफ एक्चुअल ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली इस पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई किया जाता है? तो इसको अप्लाई किया जाता है कि भाई पॉइंट चार्ज मान के कि अब इस ऑब्जेक्ट पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे? ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसका एक पॉइंट चार्ज लेंगे और इसका एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उस पे हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स, और उन सारे फोर्स को वेक्टर मेथड से ऐड करके निकाला जाएगा। इसको हम देखेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में। ये बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन किया जाता है कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा ये। yes sir, पहला लिमिटेशन ये था। दूसरा लिमिटेशन था, लिमिटेशन नंबर 2 क्या था कि कूलम्स लॉ apply only charge at rest। चार्ज एट रेस्ट में कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। मान लो कोई चार्ज है, दो चार्ज, ये Q1 है और ये Q2 है, और दोनों क्या है? मोशन में। ये कुछ वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये कुछ वेलोसिटी से इधर जा रहा है। उस वक्त अब पूछेगा कि F12 कितना है या F21 कितना है, ये पूछेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो हम ये नहीं कर सकते कि हाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इसके बीच की सेपरेशन कितनी है r, तो F12 या फिर F21 जो है वो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये नहीं होगा। अब किसी एक पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, मान लो नेट फोर्स देते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स F नेट जो है वो F नेट वो होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस F मैग्नेटिक। जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूँ, F मैग्नेटिक। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हम लोग वही लिख देंगे, F मैग्नेटिक हो जाएगा Q1 या जो भी चार्ज है Q क्रॉस V क्रॉस B आ जाता है, V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B आ जाता है। तो ये हम पूरा का फुल जब पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे। तो दो कंडीशन है, दो लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन कि चार्ज जो है बिल्कुल पॉइंट साइज का होना चाहिए, दूसरा कंडीशन चार्ज एट रेस्ट होना चाहिए, तभी जाके कूलम फ्लो क्या होता है, जो एक्चुअल फार्मूला वाला है उसके हिसाब से फोर्स की वैल्यू दे पाता है। ठीक है ये? yes sir, तो इस तरह कूलम फ्लो जो है तुम्हारा खत्म हुआ। कूलम फ्लो खत्म हुआ है, लेकिन कूलम फ्लो का जो एप्लीकेशन है वो खत्म नहीं हुआ है। आपके बाद जो है हम कूलम फ्लो अगर किसी ने संभवी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई चार्ज मोशन में है और एक रेस्ट में है तो अप्लाई होगा? हाँ बिल्कुल, कोई भी एक अगर रेस्ट में है और एक मोशन में है उसमें अप्लाई नहीं होगा, दोनों रेस्ट में होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है संभवी द्वारा। तो देखो ये पूछा गया है कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ना, यहाँ पे देखो
यहाँ पे लिखा है कि कूलम्स लॉ अप्लाई ओनली चार्ज, चार्ज या फिर कह लो यहाँ पे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एट रेस्ट। कहने का मतलब बोथ चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट होना चाहिए, है ना। बोथ चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, क्योंकि उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा, देखो यहां समझो इसको, इसी आता है। सेकेंड लिमिटेशन है कूलम्स लॉ अप्लाई ऑन चार्ज configuration at rest, सपोज कर लो Q1 एंड Q2 ये है यहाँ पे। अब दोनों अगर मोशन में है, ये V1 ये V2 दोनों मोशन में है, तो किसी एक पे, जैसे मान लो इसकी बात करें, और अभी इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है। अभी इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो R, तो अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात करूं, तो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो प्लस इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो, ठीक है, ये आ जाएगा। पहला केस इसका ये ले लिया। दूसरा केस बी, कि अगर एक चार्ज मान लिया जाए Q1 जो है वो है रेस्ट में, ये है रेस्ट में, एंड Q2 जो है ये मूव कर रहा है, ये V1 से मूव कर रहा है। अब ये ध्यान देना है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर पूछेगा, तो देखो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो केवल और केवल क्या पूछ रहे थे आस्था? सर इस केस में फोर्स ऑफ ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी आपस में बराबर नहीं होगा ना? नहीं होगा, उस केस में नहीं होगा। इस केस में नहीं होगा क्योंकि देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो उस केस में एक का मैग्नेटिक फोर्स दूसरे पे अलग, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसको डिस्कस करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड में इसको डिस्कस करेंगे, पूरा लॉरेंट्ज फोर्स होता है उसके नाम से पढ़ना है। तो केवल ये बता दिया गया कि हाँ चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। अब समझ ने एक क्वेश्चन पूछा था कि दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी है कि हाँ दोनों चार्ज रेस्ट में होना कोई जरूरी नहीं है, एक रेस्ट में है और एक मोशन में है, तो भी ये हम कह सकते हैं कि अप्लाई हो सकता है। एक रेस्ट में है और एक मोशन में तो अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट में होता है वो केवल और केवल क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। अब नेक्स्ट जो मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब Q1 अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तभी जनरेट कर पाएगा जब ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। Q1 अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तभी एग्जर्ट कर पाएगा जब ये भी क्या करे, अपने ऊपर ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। या कह लो Q2 इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा मैग्नेटिक फोर्स तभी क्रिएट कर पाएगा, एग्जर्ट कर पाएगा जब Q1 जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। तो केवल एक के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से नहीं होगा, तो यहाँ पे बोला गया कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एट रेस्ट होना चाहिए। अगर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एट रेस्ट, ठीक है ना, तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एट चार्ज एट रेस्ट
चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई भी एक मोशन में है तो भी हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इफ वन चार्ज एट रेस्ट and another in motion, then we can apply Coulomb law for given charge configuration। अगर एक रेस्ट में हो और एक मूव कर रहा हो उस वक्त भी हम अप्लाई कर सकते हैं कूलम लॉ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करने के लिए और होने के लिए दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाना जरूरी है। और चार्ज जब रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट नहीं करता। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, चार्ज जब मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाना जरूरी है, तभी जाके उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो एक रेस्ट में रहेगा, एक मोशन में रहेगा, उस वक्त हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। किसका डाउट सही है? संभवी समझ में आया या नहीं? ओके ठीक। और किसी कोई डाउट? है ना? सर अगर दो चार्ज सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो? वो चार्ज सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो यस सर। सेम वेलोसिटी से दोनों के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना। अगर दोनों के बीच में देखो, दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ, दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, दोनों के बीच का जो गैप है अगर वो बदलेगा, दोनों के बीच का गैप अगर बदलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा। दोनों के बीच का दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो फिर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो फिर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। यस सर। मतलब यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट तो चार्ज मूव कर सकता है, मतलब रिलेटिवली रेस्ट पे होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इधर मूव कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से साउथ में। दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स, दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में नहीं। ओके, तो ये था कूलम्ब लॉ। अब इसमें हम जो देखेंगे कूलम्ब लॉ के कुछ एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के आधार पर जो क्वेश्चन होता है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा टॉपिक, वो होगा चार्ज इन इक्विलिब्रियम। चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। तो मान लो कोई चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम में तब माना जाएगा जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे a charge is said to be in equilibrium. A charge is said to be in equilibrium when net force acting on it is 0। मतलब F net उस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, अगर सिंगल चार्ज की बात हो रही है। A system of charge या कह लो इसको चार्ज कॉन्फ़िगरेशन is said
to be in equilibrium if each charge in a system are in equilibrium। कहने का मतलब अगर एक चार्ज है, सिंगल चार्ज, मान लो यहाँ सिंगल चार्ज है Q1, इस पे अगर इधर कोई फोर्स लग रहा है F1, तो इसके अपोजिट क्या लगना चाहिए, फोर्स F2 लगना चाहिए, एंड F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए सिंगल चार्ज। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज है, मतलब फॉर एग्जांपल अधिक चार्ज है, जैसे यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, और सब पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो ये F1, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, इस पे भी कुछ फोर्स लग रहा है, और इस पे भी कुछ फोर्स लग रहा है। तो ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब Q1 पे भी जो फोर्स लगे सबकी वैल्यू 0 हो जाए, Q2 पे जो भी फोर्स लग रहे हैं सबका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, और Q3 पे भी जो फोर्स लग रहा है इस सब का भी सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इन दिस केस क्या होगा ना कि एग्जांपल में इन दिस केस सम ऑफ चार्ज Q1 पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड सम ऑफ चार्ज Q2 पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड सम ऑफ चार्ज Q3 पे भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस सिस्टम को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम। अब अगले क्लास में ये जो चार्ज इन इक्विलिब्रियम है इसके ही अलग अलग केस चलेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन के आधार पे थोड़ी बताया जाएगा कि अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जब 3 चार्ज को एक लाइन में डाला गया है तो उस समय इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगी, उससे कुछ फॉर्मूला बताए जाएंगे। चार्ज को रस्सी से बांध के, स्ट्रिंग से बांध के 2 चार्ज को 3 चार्ज को लटकाया जाएगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। चार्ज को किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा गया है और वहां बैलेंसिंग है अपने मास के कारण, उस समय इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होगा वो देखा जाएगा। तो अब अगला 2-3 क्लास चार्ज इन इक्विलिब्रियम का ही चर्चा चलेगा। तो अगेन अब यहाँ जो है ये सेशन खत्म होने वाला है, तो अब अगला क्लास जो है वो कम होगा। कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन, अच्छा कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन अभी भेजते हैं ना, थोड़ा सा इसको पढ़ा देते हैं, ये टॉपिक पढ़ा देते हैं ना चार्ज इन इक्विलिब्रियम, या फिर देखते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भेज देंगे आज, ठीक है भेज देंगे। चलो फिर ये क्लास यहीं पे